था, हम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थे, मार्क्सवाद के अध्येता थे और धर्म को एक तरीके से उसको देखने का एक हमारा दूसरा अपना नज़रिया था। लेकिन आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के अपना सानिध्य में मैंने भी उनका धर्म और गीता का वो क्लास किया और उसके बाद से मेरी भी दृष्टि पूरी बदली और किस तरीके से आधुनिक परिवेश में हम धर्म को हम व्याख्यायित कर सकते हैं, संस्कृत वांग्मय को व्याख्यायित कर सकते हैं, नाट्यशास्त्र को व्याख्यायित कर सकते हैं। इसके अप्रतिम उदाहरण अगर कोई हैं तो हमारे आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। उनकी स्मृतियों को हम सब लोग नमन करते हैं। अब हम चलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार शिव प्रसाद मिश्रा जी के पास। शिव प्रसाद मिश्र जी, आपकी स्मृतियों में कमलेश दत्त त्रिपाठी। अनम्यूट कर लीजिए जी। सबसे पहले मैं उपस्थित विद्वानों को नमन करता हूं और कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को मैं अपनी श्रद्धा और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। त्रिपाठी जी से मेरी कोई अंतरंगता नहीं थी, कोई बहुत गहरी जान पहचान भी नहीं थी। चंद मुलाकातें थीं, किंतु हर मुलाकात की एक अपनी स्मृति है जो कि अभी भी कौंधती है। और उसका कारण ये था कि जब भी उनसे बातचीत करते हुए कोई शंका हुई तो उसका वो बहुत ही सहज शब्दों में निराकरण कर देते थे। संस्कृत के विद्वान इतना उद्धरण देने लगते हैं और अपना इतना पांडित्य बताने लगते हैं कि जो मूल प्रश्न और जो उनका मूल विचार है वो अक्सर गायब हो जाता है। त्रिपाठी जी के बातचीत करने में विद्वता जो क्षण करके जो सहज हो जाती है उसका रस जो है हम लोगों को प्रदान होता था। मुझे याद है उनसे मेरी पहली मुलाकात, मैं 3-4 मुलाकातों का ही संस्मरण में शेयर कर रहा हूँ। तब मैं गुजरात में पोस्टेड था। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के कवि वहां पर हुआ करते थे। जब वो दिवंगत हो गए तो एक ब्रज श्रीवास्तव उज्जैन के हुआ करते थे, जिनको कि शमशेर जी अपने पुत्र जैसा कहते थे। उन्होंने मुझे उज्जैन आने के लिए कहा कि घूम जाइए, बड़ा पुराना नगर है। मेरा भी जिज्ञासा था वह शहर को देखने के लिए। वहां पर पता चला कि त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उनके पास जब मैं गया तो हुआ कितने बड़े विद्वान से बात किया जाए। हम लोग तो एक दूसरे तरह का साहित्य लिखते हैं जो कि छंदहीन भी होता है और विचारों में उतना अराजक तो नहीं होता जितना कि वो दिखता है, क्योंकि सोच के एक डिसिप्लिन से हम लोग बंधे हुए तो ही हैं। तो बातचीत के दौरान मेरे मन में एक जिज्ञासा आई और जिज्ञासा क्या है, ये प्रश्न अहमदाबाद में चर्चित था। एक उर्दू के आलोचक थे अलवी साहब, वो वहां पर एक कालूराम शास्त्री करके विद्वान हुआ करते थे। तो मुझे याद है वहां के गुजरात विद्यापीठ में एक मुलाकात में उन्होंने प्रश्न किया कि कालिदास के ऊपर जो मल्लिनाथ ने जो लिखा है उसको किस दृष्टि से देखा जाए, काम की दृष्टि से देखा जाए कि मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए। वो धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। तो मुझे लगा कि इतने बड़े विद्वान के सामने अगर मैं पढ़ा हूं तो बात में क्या करूं, यही प्रश्न पूछ लो। तो उन्होंने पूछा तो वो हंसे और एक वाक्य में उन्होंने जवाब दिया कि दोनों ही दृष्टियों से क्यों नहीं देख लिया जाए। और दोनों क्यों, हमारे तो 4 पुरुषार्थ हैं, चारों ही तरह से उनको देख लिया जाए। बहुत अलग अलग खाने में जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तो एक समग्र होती है। तो जितनी भी दृष्टियां बनती हैं सब दृष्टियों से उसको देखा जाए और सबके लिए जो है उसके लिए वहां पर तर्क है और सामग्री है। ये चीज मुझे बहुत ही आकर्षित की, क्योंकि इतने स्पष्ट रूप से भरसक कोई कहता नहीं है। एक दूसरी मुलाकात में बनारस में ही मेरी हुई थी। कपिल देव पांडे एक मेरे मित्र हुआ करते थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, संस्कृत के विद्वान आदमी थे। तो एक बार हम लोगों के बीच में ये चर्चा चली कि जो दाय भाग जो है, ये जीमूत वाहन ने जो बंगाल स्कूल मिताक्षरा के वृक्ष जो था और
जो उसमें स्त्रियों को जो संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके जो तर्क हैं वो क्या क्या तर्क हैं, तो तमाम तर्कों का तो जिक्र हुआ, लेकिन मेरे मन में ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाती थी कि आखिर स्त्री को मिताक्षरा से भिन्न जो स्कूल है वो कैसे उनको जो है वो अधिकार दिया जाए। त्रिपाठी जी से एक बार मुलाकात हुई, कपिल देव पांडे जी साथ में थे और हिंदी के जो विभाग अध्यक्ष थे भोला शंकर व्यास जी वो भी साथ थे, और मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा, वो हंसे, कहे कि बेटा हमारे यहाँ जब शादी होती है तो क्या कहा जाता है कि पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है पुरुष, माने आधा पुरुष और आधा स्त्री। तो जब पुरुष मर गया तो आधी स्त्री तो बची रही, तो जब आधी स्त्री बची हुई है तो पुरुष का जितना संपत्ति है उसमें उसका सीधा सीधा अधिकार है। इसके लिए बहुत इधर उधर के तर्क जुटाने की क्या जरूरत है। इन्होंने उस बात को इतनी सहजता और स्पष्टता से कहा कि अगर पुरुष मरा है तो आधा ही तो मरा, आधा तो स्त्री जिंदा है, और जब आधा वो स्त्री जिंदा है तो पुरुष का सारा संपत्ति का अधिकार उसका है। इस तर्क से इसको देखा और बहुत आनंद आया। एक तीसरी मुलाकात, और एक तरह से मैं कहूंगा कि वो हमारी अंतिम मुलाकात जो है, ये आनंद मालवीय जी के ही घर पर है। ये नए घर में प्रवेश इन्होंने किया था और ये बड़ा सुखद था कि इन्होंने पूजा पाठ पर कम और एक वैचारिक गोष्ठी के रूप में उस प्रवेश को उन्होंने इसको बनाया था। उसमें त्रिपाठी जी आए हुए थे और हम लोग भी थे वहां पर। अक्सर हम लोगों के बीच में ये चर्चा होती रही है कि पूरब को और पश्चिम को अगर दो तीन आप्त वाक्यों में अगर समझना हो तो कैसे समझा जाए। बातचीत के दौरान ये प्रश्न उनके सामने हम लोग ने उपस्थित किया और कमलेश जी ने बड़े ही सरल ढंग से उसको कहा कि भाई पश्चिम जो है वो पावर और लव पर आधारित है, और पावर का जो संरचना और जो उसका दर्शन है वो ग्रीक दर्शन है और रोमन इंप्लीमेंटेशन है। और भारत में धर्म और त्याग ये दो चीजों का है, और धर्म और त्याग के बीच में थोड़ा ये प्रेम की भी अवधारणा आती है, लेकिन मूल जो है वो धर्म है और त्याग है। और धर्म ड्यूटी के रूप में, एक कर्म कांड के रूप में थोड़ा कम, ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में अधिक है। पश्चिम में अधिकार के ऊपर एम्फेसिस है और पूरब में कर्तव्य के ऊपर, दायित्व के ऊपर एम्फेसिस है। तो ये इतने स्पष्ट शब्दों में इन सब बातों को समझा देना और इस तरह के शंकाओं को दूर कर देना, और उनके उद्भट विद्वान होने के साथ साथ जो सामयिक दृष्टि का जो